हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटिल होप 3.0 पे स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो एनसीईआरटी बुक से है 1.2.5, ये उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया है। लेकिन बच्चों, मैं इससे पहले आपको बता दूं कि ये चैप्टर बस कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद शॉर्ट 3 वीडियो और आएगा जिसमें आपने क्या सीखा ये भी इंक्लूड होगा। जो क्वेश्चन है वो भी आपसे इसी में पूछ के और सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये समझिए कि ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन, ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, कब क्या हो तो हम उस चीज को, उस अभिक्रिया को उपचयन या अपचयन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में हम जानेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि पहले मैं आपको बता दूं कि ना, आप उपचयन एवं अपचयन का जो मीनिंग है वो डेफिनेशन से ही समझोगे पहले, इसलिए मैं आपको अभी इसका मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। क्रियाकलाप 1.11 में दिया हुआ है कि चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। ठीक है, कॉपर का चूर्ण लेना है और फिर उसको गर्म करना है। आपने क्या देखा? जो देखने को मिलेगा वही देखेंगे, ये मजाक था। ठीक है, इसको काट दो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है 1.10 है कि नहीं, 1.10, जिसमें बताया गया है कि कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन। अभी आपको नहीं पता कि उपचयन और अपचयन क्या होता है, तो इस फिगर को बस आप देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड 2 की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यहाँ पे बोला गया है कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड 2 की काली परत चढ़ जाती है, यह काला पदार्थ क्यों बना? ये एक कंडीशन है, पहले आप इसको ध्यान में रखो। ठीक है, मैं यहाँ से हाइलाइटर का यूज कर लूं, तो ये कंडीशन है, पहले आप इसको ध्यान में रखो। फिर यहाँ पूछा गया है, यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। अब देखो, ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कॉपर चूर्ण को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कॉपर जो है ना वो कैसा हो जाता है, काला काला दिखने लगता है, उस पर काला परत चढ़ जाता है। ठीक है, अब ये काला परत क्यों चढ़ता है? ये काला परत जो चढ़ता है ये ऑक्सीजन के कारण चढ़ता है। यहाँ पे बोला गया है, देखो पहले तो बोला गया है कॉपर चूर्ण चूर्ण जो है उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड 2 की काली परत चढ़ जाती है, ये आपको सिर्फ बता दिया गया है। अब फिर पूछा गया है ये जो काली परत चढ़ती है यह क्यों चढ़ता है, ये काला पदार्थ जो होता है क्यों बना? तो आप तो एक्सपेरिमेंट किए नहीं हो कि आपको पता होगा, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर है कि यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। यानी ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO, कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO, ये कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के योग से बना है, ऑक्सीजन के योग से बना है। मतलब ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना यही काला पदार्थ है। ये जो बोला गया है यह काला पदार्थ क्यों बना, ये कॉपर ऑक्साइड है, यही काला पदार्थ है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये काला क्यों हुआ? काला हुआ ऑक्सीजन की वजह से। जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब कॉपर जो था उसको गर्म किया गया, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड, जो दिखने में कैसा था? कैसा था दिखने में? काला, बिल्कुल सही, काला दिख रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, यदि इस गर्म पदार्थ CuO यानी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत जो होती है वो भूरे रंग की हो जाती है। ये कॉपर यानी Cu जो होता है ये दरअसल जब अपने रूप में होता है तो ये भूरा ही होता है। तो यहीं पे बोला गया है कि जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जाती है तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, यानी CuO, जो दिखने में काला होता है। तो इस काले पदार्थ को आप कैसे हटा सकते हो? तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि इस गर्म पदार्थ यानी CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कॉपर ऑक्साइड है ना, आप इसको गर्म करोगे, ठीक है, और उसके ऊपर जो कॉपर ऑक्साइड बनेगा उसके ऊपर अगर आप हाइड्रोजन गैस डाल देते हो तो क्या होता है, वो जो काली परत होती है वो हो जाती है हट, और कॉपर ऑक्साइड क्या बन जाता है? कॉपर।
अब ऐसा क्यों बनता है वो अभिक्रिया नीचे दी गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पिछले वीडियो में पीछे के वीडियो में आपने पढ़ा है। अगर आप मेरे इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो आपको पता होगा कि जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो पानी बनता है। अब क्योंकि CuO यानी जो कॉपर ऑक्साइड है ये गर्म है, ठीक है, और हाइड्रोजन इस पे डालने को बोला जा रहा है। तो क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब यहाँ पे गर्मी मिल रही है, वहां भी गर्मी मिल रही थी, वहां भी ऑक्सीजन था, यहाँ भी ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन यहाँ भी डाला गया, हाइड्रोजन वहां भी था। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, पानी बन जाएगा। फिर जब पानी बन जाएगा तो बचेगा क्या, सब पानी पानी हो गया तो बचेगा क्या, बचेगा कॉपर यानी Cu। और कॉपर दिखने में कैसा होता है, भूरे रंग का, तो हमें मिल गया ना कॉपर वापिस। तो यही बोला गया है कि यदि इस गर्म पदार्थ यानी CuO यानी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत जो होती है वो भूरे रंग की हो जाती है, यानी काली परत हट जाती है। क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है, ठीक है, उल्टा अभिक्रिया होता है और कॉपर हमें जो है वो वापस मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि CuO प्लस H2 यानी वही अभिक्रिया है जो मैंने आपको बताया, ये यही अभिक्रिया है कि जब CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, यानी CuO यानी जो एक कॉपर ऑक्साइड है इसको पहले गर्म कर दिया जाता है और इसके ऊपर जब हाइड्रोजन डाला जाता है तो देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O यानी जल बना दिया। अब भैया हो गया सब पानी पानी, अब बचा क्या, कॉपर यानी Cu। तो कॉपर जो बचा, तो कॉपर दिखने में कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, तो इससे हमें कॉपर वापस मिल जाता है। काले से वापस हम कॉपर ऑक्साइड को, जो काला होता है कॉपर ऑक्साइड, उसको हम वापस कॉपर में बदल सकते हैं, यानी उसको वापस भूरे रंग का बना सकते हैं, कॉपर पूरा बना सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, आप इस बात को लिख लें, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी जब कोई अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन बढ़ता है, तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। तो जिस तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे कि उसका उपचयन हुआ है। वो पदार्थ हो सकता है, कोई सा भी तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम अभी नीचे देखेंगे, फिलहाल अभी डेफिनेशन देखें। फिर है, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्यरस होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। अब इसका उल्टा क्या है कि जब किसी तत्व या यौगिक में जो अभिक्रिया कर रही है अगर उसमें ऑक्सीजन का हास्यरस हुआ, यानी ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन बर्बाद हुआ, तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, जब ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है किसी तत्व या यौगिक में तो हम कहते हैं कि उस तत्व या यौगिक का उपचयन हुआ है, और अगर किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की कमी हुई है, ऑक्सीजन हास्यरस हुआ है, ऑक्सीजन की हानि हुई है, तो हम कहते हैं कि वो तत्व या यौगिक अपचयन हुआ है, उस तत्व या यौगिक का अपचयन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है कि अभिक्रिया 1.29 में कॉपर 2 ऑक्साइड में ऑक्सीजन का हास्यरस हो रहा है। मतलब जो अभिक्रिया 1.29 है उसमें कॉपर 2 जो है उसमें ऑक्सीजन में कॉपर 2 ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है उसका हास्यरस हो रहा है, मतलब हानि हो रही है। पहले आप इस वाले इक्वेशन को देखो, ये रहा, जब ये जो कॉपर ऑक्साइड है जब इसको गर्म किया गया और उसके ऊपर हाइड्रोजन डाला गया तो कॉपर ऑक्साइड जो है, मैं दूसरा हाइलाइटर का यूज करूंगा, दूसरे कलर का, तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है मतलब कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं। अब बताओ, कोई इससे ऑक्सीजन अगर छीन लेता है तो इसको घाटा होगा कि नहीं। मतलब मान लो आपके पास 20 रुपए है, उसमें से अगर कोई 10 रुपए छीन लेता है तो आपको तो घाटा होगा ही होगा। तो यहाँ पर बोला गया है
कि कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड में से क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को छीन लिया है और कॉपर ऑक्साइड में से, और सिर्फ बच गया है कॉपर, मतलब कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर का क्या हुआ, हानि हो गई, हाशरस से हो गया। तो ऐसे उपचयन जो है उसको क्या बोलते हैं, माफ करिएगा, तो ऐसा अभिक्रिया जो है उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ देखो लिखा हुआ है, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हाशरस्य होता है, देखो यहाँ पर क्या हो गया ना ऑक्सीजन का हाशरस्य। तो किसी अभिक्रिया में जब पदार्थ में ऑक्सीजन का हाशरस्य होता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो पदार्थ है उसका अपचयन हुआ है। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है ये इसका अपचयन हुआ है। इसका अपचयन क्यों हुआ है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का हानि हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन हट गया और सिर्फ बचा कॉपर। तो ये जो बात है यहाँ यही बोला गया है कि कॉपर 2 ऑक्साइड में ऑक्सीजन का हाशरस हो रहा है। बिल्कुल हमने देखा कि ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन के साथ चला गया और पानी बन गया, पानी कर दिया, बिल्कुल ठीक है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। तो समझिए अपचयन किसको बोलते हैं। और डेफिनेशन में भी हमने देखा है कि अगर किसी तत्व या यौगिक में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ, इस तत्व या यौगिक का उपचयन हुआ है। अगर वहीं पर अगर किसी तत्व या यौगिक में अगर ऑक्सीजन जो है उसकी हानि होती है, ऑक्सीजन बर्बाद हो जाता है, ऑक्सीजन उसके साथ नहीं रहता है, नहीं रह पाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो तत्व या यौगिक क्या हुआ है, उसी तत्व या यौगिक का अपचयन हुआ है। तो यही है उपचयन और अपचयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। ठीक है, और अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। अब एक बार ध्यान से सुनो, ये उपचयन अपचयन ये एक टॉपिक नहीं है। देखो उपचयन अलग था, ठीक है, अपचयन अलग है, और उपचयन अपचयन ये भी अलग है। अब मैं बता रहा हूं, देखो यहीं से मैं आपको तीनों चीज समझा दूं इसी एग्जांपल से, कि यहाँ पर दिया हुआ है CuO, यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया जाता है और उसके ऊपर हाइड्रोजन डाला गया तो क्या हुआ, ये कॉपर रह गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ, मतलब अब कॉपर ऑक्साइड सिर्फ कॉपर बचा, कॉपर रह गया, और जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ मिलके जल बनाया। तो देखो यहाँ पर अभिक्रिया किस तरीके की हो रही है, यहाँ देखोगे अगर आप, ठीक है, यहाँ पर तो कॉपर ऑक्साइड, अब ये जो कॉपर है इसके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ आ जाता है। क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ आ जाता है, और हमें रिजल्ट यानी उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, उत्पाद हमको क्या मिलता है, उत्पाद हमें मिलता है कॉपर और क्या मिलता है, जल। ठीक है, कॉपर और जल मिलता है। तो अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जो है किस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं। ठीक है, हमें ये चीज पता है, हमने पीछे पढ़ा है अभी यहाँ पर। तो अगर उसी चीज को हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का यहाँ पर हानि हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया, ऑक्सीजन हट गया कॉपर ऑक्साइड में से। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है उसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, क्योंकि इसमें इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन की हानि हुई है। लेकिन वहीं पर अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। उपचयन क्यों हुआ है, क्योंकि देखो ना ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गया ना, और हमें पता है, डेफिनेशन पता है उपचयन अपचयन का, कि किसी तत्व या यौगिक में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और अगर किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसलिए ये अपचयन है। ठीक है, इसका अपचयन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, और क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है
इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ये देखो ना, ऑक्सीजन बढ़ा कि नहीं, बढ़ा है बिल्कुल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। अब देखो बोला गया है जो उपचयन अपचयन अभिक्रिया होती है। अब देखो जब ये दोनों अभिक्रियाएं यानी उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होने लगे, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हुआ है, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया होते हैं। मतलब जिसमें उपचयन अभिक्रिया भी हो जिस अभिक्रिया में, और फिर उसी अभिक्रिया में अपचयन अभिक्रिया भी हो, तो हम कहेंगे कि ये जो अभिक्रिया है, ये जो समीकरण है, ये उपचयन अपचयन है या उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपचयन, पहले मैं आपको बता दूं कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको नोट कर ले अथवा में लिखकर कि उपचयन अपचयन जो अभिक्रिया होती है उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, ठीक है, देख लेते हैं। ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस C यानी कार्बन, यानी जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करती है तो जिंक यानी Zn और CO यानी कार्बन ऑक्साइड, या इसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी पढ़ते हैं, ठीक है, का निर्माण होता है। अब ये कैसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया का मतलब हमने पढ़ा कि जब एक ही अभिक्रिया में उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों संपन्न हो रहा हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया, हमने ये पढ़ा। अब अगर इस उदाहरण को अगर आप देखते हो तो आपको पता चलता है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन है और C यानी कार्बन, जब ये जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये क्या बन जाता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी जो यहाँ से जो ऑक्सीजन था, यहाँ से जो एक सेकेंड, ठीक है, बढ़िया, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन था वो क्या हुआ, कार्बन के साथ जुड़ गया। क्या हुआ, कार्बन के साथ जुड़ गया और जिंक ऑक्साइड सिर्फ जिंक रह गया। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ है ऑक्सीजन का हास्यरस्य, ऑक्सीजन की हानि हुई है। मतलब ये अपचयन अभिक्रिया है। मतलब जो, माफ करिएगा, अभिक्रिया नहीं बोलूंगा, सिर्फ अपचयन या उपचयन इतना बताना होता है एक अभिक्रिया में। ये अभिक्रिया थोड़ी ना है, ये तो एक यौगिक है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, लेकिन जब कार्बन के साथ ये अभिक्रिया करती है तो सिर्फ जिंक रह जाता है। मतलब जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड जो है उसमें से ऑक्सीजन निकल के सिर्फ क्या बचा, जिंक बच गया। ठीक है, मतलब हमने पढ़ा है कि जो अपचयन होता है उसका मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन की हानि हो, जिस तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की हानि हो उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं उस तत्व या यौगिक का। ठीक है, कि उस तत्व या यौगिक में अपचयन हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन का हास्यरस्य हो रहा है। मतलब ये जिंक ऑक्साइड जो है ये क्या है, ये अपचयित हुआ है। ठीक है, इसका अपचयन हुआ है। और वहीं हम अगर कार्बन को देखते हैं तो भैया ये जो ऑक्सीजन है ये जाके कार्बन में जुड़ जाता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हमें पता है जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम कहते हैं कि ये जो तत्व या यौगिक है ये उपचयित हुआ है। मतलब कार्बन जो है वो उसका उपचयन हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। अगर आपको एक दो बार में समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखें, एक दो बार देखें इस वीडियो को, उसके बाद प्रैक्टिस करें। ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, ढंग से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। अगला एग्जांपल है, जब मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, यानी HCl के साथ अभिक्रिया करती है तो मैंगनीज क्लोराइड, पानी और क्लोरीन का निर्माण होता है। अब ये थोड़ा आपको इक्वेशन बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये भी उपचयन अपचयन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, अब देखो, अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZnO यानी जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर Zn बनता है। ये सब वही बातें जो मैंने आपको ऊपर बताई। मेन बात ये है जो नीचे है सेकंड लाइन में दूसरे इक्वेशन के लिए। यहाँ पर लिखा है कि अभिक्रिया 1.32 में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसमें वो Cl2 यानी क्लोरीन में उपचित, क्या बोलते हैं इसको, उपचयित,
ठीक है, उपचयित तथा MnO2 यानी मैंगनीज ऑक्साइड MnCl2 में अपचयित हुआ है। अब ये भारी भरकम सा दे दिया है भाई। अब मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि जब ऑक्सीजन की हानि या ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है जब ही उपचयन अपचयन होता है, लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर से हाइड्रोजन क्लोरीन में से नष्ट घट रहा है, तो इसको आप कैसे उपचयित अभिक्रिया कह सकते हैं? अगर आप उपचयित और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का डेफिनेशन अगर सही तौर पे देखें तो उपचयन जो है उसका डेफिनेशन कुछ यूं है, उपचयन का डेफिनेशन कि कोई भी तत्व या यौगिक, ठीक है, कि कोई भी तत्व या यौगिक जब किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की बढ़ोतरी ये साथ में हो, या कोई एक दिख सकता है कोई एक नहीं दिख सकता है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन ही दिखा, हाइड्रोजन वाला अभिक्रिया नहीं दिखा, ठीक है। फिर से समझो कि जब किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन जो होता है वो कम हो जाएगा और ऑक्सीजन बढ़ेगी, तो उसको बोलेंगे इस तत्व या यौगिक का उपचयन हुआ है। ढंग से सुनिए, ठीक है, कि जब किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है तो मतलब उस तत्व या यौगिक का उपचयन हुआ है। और अगर वहीं अपचयन की बात करें तो बिल्कुल इसका उल्टा कर दो, जब किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो और ऑक्सीजन की कमी हो तो हम कहेंगे कि उस तत्व या यौगिक का अपचयन हुआ है। अब देखो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें देखोगे तो बोला गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Cl2 यानी क्लोरीन में उपचयित हो गया। देखो अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब इस क्लोरीन में से जब हाइड्रोजन निकल गया, मैंने आपको क्या बोला, कोई एक दिख सकता है, दोनों दिख सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जब किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का कमी हो, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो, कम हो और ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो। यहाँ पर तो ऑक्सीजन दिख नहीं रहा है तो हम उससे पता नहीं कर सकते, लेकिन देखो ना हाइड्रोजन तो कम हो रहा है ना, हाइड्रोजन तो यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब ये कौन सा है तत्व या यौगिक, ये है उपचयन, मतलब ये तत्व या यौगिक जो है ये उपचयित हो रहा है। तथा MnO2 यानी जो मैंगनीज ऑक्साइड है, इसमें ये क्या यहाँ पर बोला गया है कि मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो मैंगनीज क्लोराइड में अपचयित हुआ है। अब ये वाला तो बड़ा आसान है क्योंकि ऑक्सीजन दिख रहा है। अब देखो मैंगनीज ऑक्साइड में मैंगनीज है और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर देखोगे तो मैंगनीज जो है वो ऑक्सीजन से क्या किया, देखो मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ दिया और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। मतलब जो मैंगनीज ऑक्साइड है इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया ना, और हमने पढ़ा है डेफिनेशन में कि जब किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन की हानि होती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो अपचयित होता है, मतलब उस तत्व या यौगिक का अपचयन होता है। तो सिंपली यही उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें, देखो वही बात यहाँ भी आई है, वही बात यहीं आई है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके कि ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन हुआ है तब हम कह सकते, तब होता है जब, मतलब जो कोई पदार्थ है उसका उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, या हाइड्रोजन की कमी हो, या हाइड्रोजन का हास्यरस हो, समझे। चाहे ऑक्सीजन हो, अगर वो बढ़ रहा है, ठीक है, तब भी हम बोलेंगे कि वो तत्व या यौगिक जो है उसका उपचयन हो रहा है, या किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तब भी हम बोलेंगे कि भैया वो जो तत्व या यौगिक है उसका उपचयन हो रहा है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का हास्यरस होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। हम किसी तत्व या यौगिक को कह सकते हैं उपचयन या अपचयित होता हुआ। अगर हम अभी काहे कि हम अभी यहाँ पर अपचयन की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि अगर किसी तत्व या यौगिक में, ठीक है, ध्यान से सुने, कि अगर किसी
तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की तो कमी हो रही है, तब भी हम बोलेंगे कि वो जो तत्व या यौगिक है और उसका अपचयन हो रहा है। अगर उस तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो रही है, तब भी हम बोलेंगे कि वो जो तत्व या यौगिक है उसका अपचयन हो रहा है। तो यही बेसिकली है उपचयन और अपचयन और उसके कुछ उदाहरण। ठीक है, तो आपने अच्छी तरीके से जाना कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं। अब यहाँ पर क्रियाकलाप 1.1 में है कि क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ में मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका कमेंट में जवाब दें कि हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर, ठीक है, क्रियाकलाप 1.1 आप उसको देखिए, आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि क्रियाकलाप 1.1 में एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है जिसमें मैग्नीशियम जो है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये उपचयन हो रहा है यहाँ पर या अपचयित हो रहा है, मतलब ये जो अभिक्रिया है इसमें उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है, ये आपको बताना है बच्चों। बस आप हमारा इसके बाद 2-3 वीडियो और रहेगा, बाकी ये चैप्टर समझिए कंप्लीट ही है। तो बच्चों बस आज के लिए ही इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और नोट्स बनाते चले, प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। और जब ये वीडियो हो जाएगा, मतलब ये जो पूरा चैप्टर का वीडियो है कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, PDF के फॉर्म में, या फिर क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया जाएगा। तो आप उसका भी प्रैक्टिस करिएगा और ये जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, मिलते हैं बीच बीच में, आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो, ठीक है, और कमेंट में सेंड करो। ओके, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।